हमारा असली दुश्मन ब्रिटिश नहीं है, हमारा असली दुश्मन मुसलमान और क्रिश्चियन है। मेरा नाम हिंदू नाम है तो मैं बाहर हूँ, उनका मुसलमान नाम है तो वो अंदर है जेल में, है ना। और एक गुट है जो राज कर रहा है और हर इंस्टीट्यूशन को खत्म करके राज कर रहा है। इसलिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो खुलेआम गोली मारो का स्लोगन दे रहे थे, खुलेआम कह रहे थे कि हम मानेंगे नहीं, आपको फाड़ के फेंक देंगे यहाँ से, और कोई जज सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक के बाद एक अजर्नमेंट होते जाते हैं, मुगलों को हटा दो, अंबेडकर को डाउनग्रेड कर दो, सावरकर को ऊपर कर दो, और कॉन्फ्लिक्ट को हटा दो, दलित वर्ड, कास्ट वर्ड, जेंडर वर्ड, ये सब हटाओ। तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, अभी रिटायर हुई हूँ, तो वहाँ भी हम देख रहे हैं किस तरह से लोकतंत्र सिमट रहा है, यानी कि जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक हो रहा है, उनके खिलाफ FIR हो रहे हैं। आसाम में FIR हो गया सिद्धार्थ वरदराजन, द वायर जो सबसे बड़ा एक रोल अदा कर रहा है इंडिपेंडेंट मीडिया का, उसके खिलाफ, करण थापर के खिलाफ हो गया, अभिसार शर्मा के खिलाफ हो गया। कश्मीर में 25 ऑथर्स को ओवरनाइट बैन कर दिया, उनकी किताबें उड़ा दी गई सारे बुक स्टॉल्स में से। तो लोग क्या पढ़ेंगे वो तय करेंगे। ये तो पूरा क्लासिक फैशिज्म है ना। हम पढ़ते थे जब हम बहुत यंग थे 1984 जॉर्ज ऑरवेल की, हमें तो अपनी ज़िंदगी में पूरा दिख रहा है ये जॉर्ज ऑरवेल। लोग कहते नहीं, अभी तो आप बोल रही हैं आपको आज़ादी, लेकिन मेरे साथ और भी जितने लोग हैं, मेरे कॉलीग हयानी बाबू, वो जेल में क्यों हैं? क्यों जेल में है? उमर खालिद क्यों जेल में? एक बार मतलब ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। आपका क्राइम क्या है कि आपने जुर्रत कैसे की प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने की? एंटी CA प्रोटेस्ट आपने ऑर्गेनाइज किया, जो आपका हक है, हम लोग सब उसमें शामिल थे। मेरा नाम हिंदू नाम है तो मैं बाहर हूँ, उनका मुसलमान नाम है तो वो अंदर है जेल में। योगेंद्र यादव ने कहा कि मैंने भी वही सारी चीज़ें कही जो उमर ने कही, तो मैं क्यों जेल में नहीं हूँ, वो जेल में क्यों है? क्या हमारा कानून डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है कम्युनिटी के बेसिस पे? तो ये क्या लोकतंत्र हो सकता है? ये तो लोकतंत्र नहीं हो सकता, है ना। आपकी कम्युनिटी देखिए, आपकी पैदाइश, आपका नाम क्या है, आप कहाँ पैदा हुए, आप दलित हैं कि मुसलमान हैं कि क्या हैं, उसके हिसाब से आपको जस्टिस मिलेगा। और जो फिजिकल स्पेसेस हैं हमारे, वो भी खत्म कर दिए गए। हम लोग यंग थे, हम लोग इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट करते थे, मंडी हाउस से मार्च करके यहाँ आते थे। टीचर्स डे तक के दिन हमें अलाउ नहीं किया मंडी हाउस से मार्च करने, हमारे खिलाफ FIR किया। हमारे लीडर जो हैं, फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टीचर्स एसोसिएशन, वो लीडर इलेक्टेड लीडर हैं, उनको हर दूसरे दिन कोर्ट में जाना पड़ रहा है क्योंकि उनके खिलाफ FIR हो गया। तो कहाँ गई हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी? मतलब ये होते कौन है? हमारी आज़ादी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दी है, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी जो आर्टिकल 19 ने हमको दी है, उसको छीनने वाले ये कौन होते हैं? ये हमको 1 साल में वोट भी नहीं, 5 साल में एक बार वोट भी नहीं करने देते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि आपका नाम उड़ गया इलेक्टोरल रोल से, या अगर आपका नाम है तो 50 नाम फर्जी भी हैं, तो आपके वोट की कोई कीमत ही नहीं है। जब 50 फर्जी जो वोट हैं वो आपके वोट को नाकाम कर देंगे, तो आप बार बार इलेक्शन जीतेंगे। आपको जनता की आवाज़ क्यों सुननी है? आपको मणिपुर में लोगों की दहाड़ क्यों सुननी है? आपको किसानों की आवाज़ क्यों सुननी है? क्योंकि आप जानते हैं कि जितना भी नाराज़ लोग हों, वोट तो इलेक्शन तो हम ही जीतेंगे, क्योंकि हमने उसको फिक्स कर दिया। आपने चोरी कर लिया है, फिक्स कर दिया EVM के थ्रू और ये इलेक्टोरल रोल के मैनिपुलेशन के थ्रू। तो इसलिए आपको जनता की आवाज़ नहीं सुननी है। एक ज़माने में अगर प्याज के दाम 25 रुपये हो जाते थे तो सरकार गिर जाती थी। ये था जनता का पावर। अब जनता है पावरलेस, है ना। और एक गुट है जो राज कर रहा है और हर इंस्टीट्यूशन को खत्म करके राज कर रहा है। जनता एक क्यों नहीं हो पा रही है? जनता हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, अब देखते हैं। लेकिन एक बड़ा हथियार जो सरकार ने इस्तेमाल किया है, जो ब्रिटिश ने इस्तेमाल किया, तो ब्रिटिश को इन्हीं लोगों ने मदद की थी उस हथियार को इस्तेमाल करने में, वो कम्युनलाइजेशन का। 1857 के बाद ब्रिटिश शॉक था कि हम ये कैसे हो गया, ये हिंदू मुस्लिम एकता हो गई थी इस वजह से। तो उसको कैसे अलग अलग किया जाए, तो उन्होंने हिस्ट्री एक तरीके से लिखना शुरू किया। कमीशन किया लोगों को, आप इस तरह से लिखो ताकि दोनों में दुश्मनी पैदा हो। और उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अंदर के जो लोग थे कि हमारा असली दुश्मन ब्रिटिश नहीं है, हमारा असली दुश्मन मुसलमान और क्रिश्चियन है। उनके पूरे राइटिंग देखिए आप, गोलवालकर की, सावरकर की, सबकी। तो ये जो जहर अंदर हमारे घोला गया, ये इंपीरियलिज्म के फ़ायदे के लिए घोला गया। अभी भी इंपीरियलिज्म इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है। अब जो पूरी दुनिया में इंपीरियलिज्म चल रही है, चाहे इजराइल के थ्रू, अमेरिका जो चला रहा है, यूरोप चला रहा है, कि वहाँ पे सारे रिसोर्सेज को हथियाओ, हर देश में हथिया लो, इलीगल माइनिंग करके, डिफॉरेस्टेशन करके पूरा हड़प लो दुनिया की जो वेल्थ है। तो उसमें ये कम्युनलाइजेशन, चाहे ब्लैक वर्सेस वाइट हो गया अमेरिका में, चाहे जर्मनी में जो हुआ था, ये सारी चीज़ें अब जो इंपीरियलिज्म है, नई इंपीरियलिज्म है, उसका आप एजेंट बन के हमारी सरकार काम कर रही है, अपने देश को लुटा रही है और अपने छोटे से फायदे के लिए कि हम सत्ता में रहेंगे। सत्ता में रह के क्या कर लोगे जब देश बर्बाद होगा? तो आपने सारे इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर कर दिया अंदर से। आप जुडिशरी को देखो, आप देखिए कि किस तरह से आप कहते हैं कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन, लेकिन मुसलमानों के मामलों में उलट जाता है। क्यों? सारे जो उमर खालिद,
खालिद सैफी, गुलफिशा बच्ची है, कोई उसका पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं था। मैंने देखा था, यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी वो, और इतनी अच्छी तरह उसने ऑर्गेनाइज किया था वहाँ पे प्रोटेस्ट। उसको पकड़ के जेल में डाल दिया 5 साल से। आपने किसी की ज़िंदगी इस तरह से अंधेरी उसमें कागार में डाल दिया, आपको शर्म नहीं आती? आप गैस चैम्बर से बेहतर है क्या वो, जिस तरह से आपने उनको ऐसी डाल के चाबी फेंक दी ताला लगा के, और कोई जज सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक के बाद एक अजर्नमेंट होते जाते हैं। 5 साल हो गए और अभी जब आया फाइनली तो कहते हैं कि नहीं। और इसमें क्या है, राइट टू प्रोटेस्ट पे अटैक है ना, जिसकी बात हम आज कर रहे हैं। उन्होंने कैसे जुर्रत की प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने की, पूरा ऑर्गेनाइज किया। क्यों नहीं करें ऑर्गेनाइज? हम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं, हम करेंगे ऑर्गेनाइज। जब जनता के हक में वो बात हो गई, हम पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। और आप उसको मोड़ के कहते हैं कि जो प्रोटेस्ट के ऊपर अटैक हुआ उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं। उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे हैं? उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो खुलेआम गोली मारो का स्लोगन दे रहे थे, खुलेआम कह रहे थे कि हम मानेंगे नहीं, आपको फाड़ के फेंक देंगे यहाँ से। वो तो मिनिस्टर बने हुए हैं। तो ये कौन सा कानून है? जो रेप में कन्विक्टेड आदमी है, ओपनली मर्डर में, रेप में कन्विक्टेड है, उसको साल में 1000 दिन से ज़्यादा, मतलब 1000 दिन नहीं, इतने सालों में 1000 दिन से ज़्यादा की बेल क्यों मिली, है ना? बार बार उसको पैरोल पे भेज देते हैं क्योंकि आपके लिए इलेक्शन में काम करता है वो। राम रहीम की बात कर रही हूँ मैं। और इस तरह से कई सारे ऐसे जो रेप अक्यूज, रेप कन्विक्टेड, मर्डर कन्विक्टेड, उन लोगों को खुली छूट है। और सिंपली किसी की राइट टू प्रोटेस्ट पे अटैक करने के लिए बिना कोई केस के, बिना कोई ट्रायल के, बिना कोई मुद्दे के आप उनको जेल में बंद करके रख रहे हैं। ये क्या डेमोक्रेसी होती है? ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये फैशिज्म है। बिहार में इलेक्शन है तो इस चीज़ का एक इलेक्ट्रल मुद्दा बनाया जा रहा है, वोट के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है। अपनी माँ को आप वोट के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? और गालियाँ कोई देता है वो बहुत ख़राब है, कोई भी है, पकड़ लो उसको, जो भी है। लेकिन गाली आपने भी दी, आप तो आम गाली देते हैं। आप राहुल गांधी की माँ को कितनी गालियाँ पड़ी, है ना? लेकिन राहुल गांधी ने तो कभी उसको इलेक्ट्रल मुद्दा नहीं बनाया, सोनिया गांधी ने कभी उसको इलेक्ट्रल मुद्दा नहीं बनाया। मैं कांग्रेस से, हम ज़माने से हम लोग उनके खिलाफ एजिटेट करते आए हैं, पहले शुरू, मतलब कई साल। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने इस चीज़ का इलेक्ट्रल मुद्दा नहीं बनाया, है ना? तो आप अब उसको इलेक्ट्रल मुद्दा कैसे बना रहे हैं? मतलब आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर लेंगे अपने इलेक्शन के फ़ायदे में, ये तो ठीक नहीं है। चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। हाँ, चुनावी माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि आपके पास इश्यूज़ के लिए कोई जवाब ही नहीं है। बेरोजगारी क्यों है, ये एग्ज़ाम एक के बाद एक कैंसिल क्यों हो जाते हैं रिजल्ट उनके, है ना? क्यों आप सारे ब्रिजेस गिर रहे हैं, अरे एक के बाद एक सारे पुल गिर, हाँ भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है, पुल गिर रहे हैं, एयरपोर्ट गिर रहे हैं, हर चीज़ गिर रही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं कराया आपने, है ना? आपने देखा कि ऐसे ऐसे लोगों से इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया गया जिनके बारे में फर्जी दवाई बनाने की शिकायत थी, उनकी सारी शिकायतें माफ़ हो गई, है ना? ऐसे ऐसे लोगों को आपने चढ़ाया सर पे इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके, उनकी फिर सारे खून माफ़ हो गए। और आपने जो उसके बाद पीएम केयर फंड में जो पूरा इतनी जमा की आपने पूंजी, और कहते हैं कि ये तो प्राइवेट है ना? पीएम केयर फंड प्राइवेट कैसे हो गया? उसका क्यों नहीं जनता को बताया जा रहा है कि इस चीज़ में खर्च हुआ था? पूछा क्यों नहीं जाता है? तो ये सब बातें जो हैं उस पर कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ।